नोट मेकिंग अपने आप में एक 5 स्टेज का प्रोसेस है। तो मेंस के लिए एक बेसिक लेवल का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक लेवल पे जब वैल्यू एडिशन का तड़का लगता है, ठीक है, बेसिक लेवल ऑफ नोट्स पे जब वैल्यू एडिशन का तड़का लगता है, तब जाके मेंस का जो आंसर होता है ना, वो इंटरेस्ट होता है। सिलेबस और पीवाईक्यूज और करंट अफेयर्स का यूज करके कैसे हम नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, उसको जरा समझ लो कि बेस नोट्स बनाने के लिए हमको कैसे करना है। जब आप बुक पढ़ते हो और जब मेंस का क्वेश्चन आता है, तो आपको अपने दिमाग में एक लेवल की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है उस मेंस के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है। बट अगर आप मॉडल आंसर पढ़ते हो ना, मॉडल आंसर पढ़ते हो मेंस के लिए और मॉडल आंसर्स के थ्रू अपने सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हो, तो जो एक लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है ना, वो एलिमिनेट हो जाती है और आप डायरेक्ट मॉडल आंसर से रिकॉल करके अपने आंसर कॉपी में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। डायरेक्ट नोट्स को बनाएंगे कैसे? माइक्रो थीमेटिकली बनाएंगे। माइक्रो थीमेटिकली बनाने के लिए हमने सारे डिमांड्स को में ओवरलैपिंग्स को हटाया और हमने क्या किया, जो भी डिस्टिंक्ट डिमांड्स है उनके लिए डायमेंशंस को हमने रेडी किए। अनिमेश हमारे यूएपी प्रोग्राम का पार्ट था, ठीक है, उसने लगातार हमारे साथ 1.5 साल जुड़ के मेंटरशिप ली, ठीक है, उसने हमारे साथ कॉपी लिखी जीरो लेवल से लेके जब तक वो मेंस दे रहा था, उसने हमारे साथ कॉपी लिखी। तो उसकी जर्नी को हमने पूरा देखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास उसके नोट्स, उसकी कॉपीज जीरो लेवल से लेके मेंस के जस्ट पहले तक की सारी रखी हुई। उसकी जर्नी को हम बार बार रिविजिट करके फ्रेमवर्क्स डेवलप करते हैं। अगर आपको लगता है कि यू डोंट हैव एनी गाइडेंस, ठीक है, और आप सही पाथ पे नहीं जा रहे या आप मल्टीपल मींस देख के नहीं निकाल पाए हो, तो आप अपनी कॉपी हमें इस क्यूआर कोड के थ्रू भेज सकते हैं। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. So let's start the webinar. So a lot of aspirants जो कि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आस्क मी कि सर हम अपने जो आंसर कॉपी में है अनिमेश प्रधान जैसा कंटेंट कैसे लिख पाए, ठीक है। अगर अनिमेश प्रधान के बारे में आपको पता हो तो ही इज रैंक 2 दिस ईयर, और उसकी आप कॉपी देखोगे ना, तो आपको उसकी कॉपी में टॉप नॉच कंटेंट मिले। और लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स दे आस्क मी कि सर हम वैसा कंटेंट अपनी कॉपी में कैसे डाल पाएंगे। और ये जो क्वेरी है, ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर की नहीं है, इवन वेटरन एस्पिरेंट्स, इवन वेटरन जिन्होंने 2-3 बार मेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो भी अभी तक उस लेवल का कंटेंट अपनी कॉपी में नहीं डाल पा रहे, जो कि अनिमेश ने 1.5 साल की तैयारी में और पहले अटेम्प्ट में अपनी कॉपी में कर दिया, राइट। सो इज इट पॉसिबल टू राइट दैट लेवल ऑफ कंटेंट? अगर आपने उसकी कॉपी देखी हो, अगर नहीं देखी होगी तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेंस को क्लियर करने के लिए आपके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो नोट मेकिंग, और दूसरा आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स। ये बात बहुत ध्यान से सुनना कि नोट मेकिंग और आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, ये दोनों ही चीज जो है आपको मेंस के एग्जाम को क्लियर कराएगी। अगर आपका दोनों में से कोई एक भी लैकिंग है ना, तो आपका मेंस फंस जाएगा। ये बात याद रखना, राइट, ठीक है। और नोट मेकिंग अगर नहीं होगी तो कॉपी में कंटेंट नहीं होगा, ठीक है, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, जेनरिक पॉइंट्स आएंगे। तो आंसर राइटिंग स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, अगर कंटेंट नहीं होगा, एज वी नो कि कंटेंट इज द किंग, ठीक है, तो कंटेंट नहीं होगा तो नंबर वैसे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो मेंस के दोनों एस्पेक्ट पे मैं बहुत बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, नोट मेकिंग पे और आंसर राइटिंग पे। तो आज जो लोग पहली बार आए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आंसर राइटिंग के ब्लाइंड स्पॉट्स जितने भी होते हैं, उस पर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। आज हम नोट मेकिंग के बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाले कि अगर आपको नोट मेकिंग अगर ढंग की करनी है और आपको कॉपी में ढंग का कंटेंट चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो हाउ कैन यू मेक नोट सो दैट कॉपी में आप ढंग का कंटेंट रिप्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। इसको हम कैसे समझेंगे कि हम डायरेक्ट अनिमेश का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, तो अनिमेश के जो भी नोट्स थे ना, अनिमेश के जो भी नोट्स थे और उसकी जो कॉपी है, तो लॉट ऑफ पीपल आस्क कि इसकी कॉपी में कंटेंट इतना बेटर कैसे आ रहा है, इतना बेटर कैसे आ रहा है। तो वो जो उसका पूरा श्रेय जाता है ना, वो उसके नोट्स मेकिंग प्रोसेस को जाता है, ठीक है। यानी कि द क्वालिटी ऑफ हिज नोट्स डिसाइडेड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन आंसर कॉपी, ठीक है। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा प्रूफ करके। दूसरा कि अगर आपको हैवी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट अपनी कॉपी में डालना है, सीधा मतलब है अपना नोट मेकिंग स्टार्ट करो, ढंग का क्वालिटी नोट्स बनाओ, ठीक है। एंड हाउ यू कैन मेक इट, दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे, ठीक है। तो अगर देखते हैं कि यहाँ पे अनिमेश की एक कॉपी है,
अनिमेश का नोट्स है, ठीक है, और यहाँ उसकी कॉपी है, तो देखते हैं अनिमेश यूज कर अपने नोट्स को कैसे यूज करके अपनी कॉपी लिख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो अनिमेश के ये नोट्स हैं, ठीक है, और अनिमेश के नोट्स का ये कुछ पार्ट है, अगर आप यहाँ देख पाओ तो फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड उसने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे पहला जजमेंट इसने लिखा है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें क्या बोला गया था कि आर्टिकल 19(1)(a यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19(1)(a इसके अंदर इम्प्लिसिट है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट जो उसने अपने नोट्स में लिखा। ब्रिजभूषण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में क्या बोला गया था कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है प्रेस की कर्टेल नहीं कर सकते जब तक कि इमिनेंट डेंजर ना आ जाए पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। उसी तरह इसने इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट अपने नोट्स में डाला हुआ है। उसके बाद सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, राइट, ये भी जजमेंट उसने डाला हुआ है। इसमें क्या बोला गया था कि प्रेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दिया गया है, राइट, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रायल करना शुरू कर दे। मीडिया ट्रायल और इंफॉर्मेटिव मीडिया में अंतर होता है, ठीक है। सो दिस वाज जुडिशियस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है प्रेस को मिला है वो करने के लिए ये जजमेंट आया हुआ, ठीक है। उसी तरह मनोहर लाल शर्मा है, उसी तरह विनोद दुआ करके एक जजमेंट है जहाँ पे क्या बात हुई है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर क्रिटिसाइज करता है प्रेस तो उसको हम सेडिशन नहीं मानेंगे, ठीक है। सो दीज आर द जजमेंट जो उसने अपने नोट्स में इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अनिमेश हमारे यूएपी प्रोग्राम का पार्ट था, ठीक है, उसने लगातार हमारे साथ 1.5 साल जुड़ के मेंटरशिप ली, ठीक है, उसने हमारे साथ कॉपी लिखी जीरो लेवल से लेके जब तक वो मेंस दे रहा था उसने हमारे साथ कॉपी लिखी, तो उसकी जर्नी को हमने पूरा देखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास उसके नोट्स, उसकी कॉपीज जीरो लेवल से लेके मेंस के जस्ट पहले तक की सारी रखी हुई है। उसकी जर्नी को हम बार बार रिविजिट करके फ्रेमवर्क्स डेवलप करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी कम समय में कैसे कोई 1.5 साल के समय में फर्स्ट रैंक ला सकता है और इतना अच्छा आंसर लिख सकता है, राइट। सो वी डू दिस रेगुलरली, एवरी टाइम वी रिविजिट एंड वी ट्राई टू फाइंड सम एनालिसिस, और उसके बेसिस पे हम ये रिसर्च कंटेंट आपको लेके आके देते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे ये नोट्स बनाया, और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है जो कि हमने दिया भी इनको अपनी टेस्ट सीरीज में, तो आप देखोगे कि रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास से इसने स्टार्ट किया जो कि इसके नोट्स में था। अगेन इंडियन एक्सप्रेस नेटवर्क वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ये कोट करता है जो कि इसके नोट्स में था। विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे क्या बोला गया कि क्रिटिसिज्म करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सेडिशन नहीं होता है, ये इसके कहा था नोट्स में था। अगेन आप मनमोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो यहाँ कोट किया हुआ था, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये कहां से आ रहा है, नोट से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ वर्सेस केस जहां पे जुडिशियस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच टू मीडिया बोला गया कोर्ट के द्वारा कि आप अपने फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं करो, ट्रायल मत करो, मीडिया ट्रायल मत करो, इंफॉर्मेटिव मीडिया बनो, राइट। तो ये इसके नोट से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि द काइंड ऑफ कंटेंट दैट अनिमेश इज राइटिंग वो कहां से आ रहा है, नोट्स से आ रहा है। तो आपको पहले अपने नोट्स पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कॉपी में वो रिफ्लेक्ट होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, सिंपल सी बात ये। तो एक दो एग्जांपल और देखेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि नोट्स आखिर बनाए कैसे इस लेवल का, ताकि हम भी अपनी कॉपी में इस लेवल का कंटेंट डाल पाए, ठीक है। करेंगे पॉइंट। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं और समझते हैं कि अगेन यहाँ पे एक अनिमेश के नोट्स हैं और अनिमेश ने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखो अनिमेश के नोट्स, तो इंडिया और गल्फ रिलेशन पे अनिमेश ने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो इंडिया और गल्फ रिलेशन पे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप देखोगे इकोनॉमिक वाला जो एंगल डाला है, तो ट्रेड जो है इंडिया और यूएस का कितना है, इंडिया और गल्फ रीजन का कितना है, 180 बिलियन के आसपास। यूएई और सऊदी अरेबिया थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के, ये भी इसके नोट्स में है। सिक्योरिटी एंगल पे अगर आप देखोगे तो मिलन एक्सरसाइज होती है गल्फ रीजन के साथ, बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन करती हैं, ठीक है। उसके बाद आप एनर्जी की बात देख सकते हो कि गल्फ रीजन और एनर्जी वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेमिटेंसेस वाला एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गल्फ रीजन से बहुत सारा रेमिटेंस हमें आता है, राइट। उसके बाद आप खलीजी कैपिटल के बारे में देखो, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो जाके पढ़ना एक बार, व्हाट इज दिस खलीजी कैपिटलिज्म, राइट। फिर गल्फ रीजन के बारे में इसके बारे में ये नोट्स है। इंडिया इजराइल के बारे में भी इसने नोट्स बनाया हुआ है। अगर आप ये देखो तो मिलिट्री एंगल पे ये बात कर रहा है कि बराक मिसाइल्स एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव प्रोक्योर्ड फ्रॉम इजराइल, ठीक है। इजराइल और इंडिया का कुछ एग्रीकल्चर में पार्टनरशिप चल रही है, इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट भी चल रही है हमारी इजराइल के साथ, I2U2, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स ये इसके नोट्स में है। गल्फ रीजन का ये नोट्स है और इंडिया इजराइल का रीजन। और कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे वेस्ट एशिया पे, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन जो आया हुआ है अनिमेश का, ये वेस्ट एशिया पे क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो वेस्ट एशिया यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब वेस्ट एशिया में गल्फ रीजन तो आता ही आता है, प्लस सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, ये सारे कंट्रीज भी आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों नोट्स को ले लिया, राइट। और अब अगर आप देखोगे तो ही इज यूजिंग हिज नोट्स टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो ये जो डायग्राम है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये इसके नोट से ही आ रहा है। अगर आप देखोगे तो दिस इज द डायग्राम हियर ही हैज मेड, एंड अगेन डायग्राम पर्शियन गल्फ का यहाँ पे ये बना रहा है, वेस्ट एशिया का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक एंगल पे ये क्या बात कर रहा है, इंडिया यूएई थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो अगेन डेटा भी जो है नोट से कोट होके आ रहा है, ठीक है। खलीजी कैपिटलिज्म के बारे में ये लिख रहा है, राइट, कहाँ से आ रहा है, नोट से आ रहा है। अगर आप देखोगे मिलिट्री एक्सरसाइजेज में तो मिलान हो रही है, ठीक है, बराक मिसाइल्स जो यूएई से प्रोक्योर हो रही है, कैन यू सी दिस। उसके बाद अगर आप देखना चाहोगे तो रेमिटेंसेस की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, एग्रीकल्चर में जो कोलैबोरेशन हुआ था इजराइल के साथ उसकी बात हो रही है। तो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हिज नोट्स। तो इससे क्या पता चलता है कि नोट्स का अगर हम गेम सॉलिड कर देना, नोट्स का गेम अगर हम सॉलिड कर दें तो हम भी अपनी कॉपी में बेस्ट कंटेंट डाल सकते हैं, बेस्ट कंटेंट डाल सकते हैं, ठीक, बेस्ट कंटेंट डाल सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल मैं और दूंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैन्युफैक्चर्ड होके आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैं और दूंगा आपको ताकि आपको एक और अच्छी क्लैरिटी मिले कि कैसे नोट्स का यूज होके अपने आंसर कॉपी में कंटेंट आता है, राइट। तो अगेन देखिए आप कि ये जो है एग्जांपल 3, एक सेकंड को मैं जूम आउट करूं, हाँ, अगेन एग्जांपल 3, अनिमेश के नोट्स एक साइड और उसकी कॉपी दूसरे साइड। अगर आप देखेंगे जो नोट्स की क्वालिटी है वही क्वालिटी कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, कॉपी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसीलिए मेंस में नोट मेकिंग का बहुत रेलेवेंस है, राइट, इसीलिए मेंस में नोट मेकिंग का बहुत रेलेवेंस है। अगर आप देखोगे तो अनिमेश ने नोट्स बनाया हुआ है एक जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एज ए प्रोफेशन जो है डिक्लेयर कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, राइट। तो एक कोड डाला हुआ है कि पुलिस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कंसल्टिंग सेक्स वर्कर्स अगर लेट्स से इन्वॉल्वड है तो पुलिस कैन नॉट इंटरफियर, राइट, पुलिस शुड नॉट इंटरफियर, राइट। दूसरा अगर आप देखेंगे क्या इश्यूज थे सेक्स वर्कर्स के, तो अगर वहां पे देखेंगे तो यहाँ पे फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल जो इश्यूज है, जो वायलेंस होता है, जो हरासमेंट होता है, उसके बारे में मेंशन है। अगर आप लाइफ टाइम इश्यूज देखेंगे कि सेक्स वर्कर के लाइफ टाइम इश्यूज क्या होते हैं, तो एक्सक्लूजन और डिनायल ऑफ बेसिक सर्विसेज लाइक आधार, फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीजें डिनायल होती हैं उनको, राइट। अगर आप देखेंगे तो दे आर लाइक एक्सपोज टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, राइट, ये एक प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी मेजर्स क्या लेने चाहिए उसके बारे में बात हो रही है कि उज्ज्वला स्कीम के बारे में बात हो गई, या अगर आप देखेंगे तो सेंसिटाइजेशन करना पब्लिक को, ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन करना, या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में ये अपने नोट्स में डाल रहा है। अब सेम यूज करके अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे इसको एड्रेस करता है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये सारी कॉपीज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है और पहला जो इंट्रोडक्शन ही है पुलिस कैन नॉट इंटरफियर, जो कि अगेन कहां से आ रहा है, इसके नोट से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो हरासमेंट की जो हमने बात की थी, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल, कहां से आ रहा है, नोट से आ रहा है, ठीक है। एक्सपोजर टू डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कहां से आ रहा है, नोट से आ रहा है। इशू ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, राशन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, ये सब कहां से आ रहा है, लाइफ टाइम इशू, उसके नोट से आ रहा है, ठीक है। अगेन अगर आप देखोगे लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन, नोट से आ रहा है। स्टेप्स टू रिकवर, उज्ज्वला स्कीम, कहां से आ रहा है, नोट से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस इसलिए जो डाल रहा है वो कहां से आ रहा है, अगेन इसके नोट से आ रहा है। तो इस 3 एग्जाम्पल को समझने के बाद ये क्लियरली स्टैब्लिश हो जाता है कि अगर मेंस निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी पे और अपनी आंसर राइटिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, आंसर राइटिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और नोट मेकिंग पहला स्टेप इसलिए है क्योंकि जो नोट्स की क्वालिटी होगी वही क्वालिटी कंटेंट की कॉपी में आएगी, ठीक है, सेम क्वालिटी विल रिफ्लेक्ट इन द कॉपी। तो सेम क्वालिटी विल रिफ्लेक्ट इन द कॉपी,
तो इसलिए नोट्स पे काम करना इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि अगर नोट्स इतना इंपॉर्टेंट है तो हम अपने नोट्स को टॉपर लेवल का कैसे बना सकते हैं। लाइक अनिमेश वाज टॉपर रैंक 2, तो हम अपना नोट्स कैसे बना सकते हैं टॉपर लेवल का, इस पे हम अब बात करने वाले हैं। तो इतना आपको समझ में आया? यू कैन से येस और नो। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है, यू कैन जस्ट से येस और नो, राइट? आर यू गाइस एंगेज्ड? आयशा को समझ में आया, पियली को समझ में आया, ओके गाइस, ठीक है, रिया को समझ में आया, ठीक है। वी हैव क्लियरली एस्टैब्लिश्ड कि नोट्स की क्वालिटी से ही कॉपी में कंटेंट अच्छा आएगा, अदरवाइज काम गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि हम नोट्स कैसे बनाने वाले हैं, वो हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। यही पूरा क्रक्स है इस वेबिनार का जो आपने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। हम 0 से लेके 100 लेवल तक समझेंगे, टॉप लेवल तक समझेंगे कि कैसे नोट्स बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, अगर आप वेटरन हो तो हो सकता है आप इस प्रोसेस में कहीं यहाँ लाई करते हो, तो आप अपने आप को यहाँ से पिकअप कर लेना, ठीक है। और यहाँ से अपने आप को जैसे आप टॉप लेवल पे या अपने नेक्स्ट लेवल पे अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। तो नोट मेकिंग अपने आप में एक 5 स्टेज का प्रोसेस है, एक 5 स्टेप प्रोसेस है नोट मेकिंग, ठीक है। और पांचों स्टेप में ये कुछ कंटेंट, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, वे ऑफ कंसोलिडेशन, पीरियोडिक एनरिचमेंट और वे टू यूज देम इन आंसर्स, ठीक है। ये 5 स्टेप है नोट्स मेकिंग के। नोट मेकिंग के ये 4 स्टेप है, और नोट मेकिंग के बाद जो 5वां स्टेप है कि कॉपी में कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो मैंने आपको सबसे पहले ऊपर करके दिखा दिया। यानी कि क्या, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके सबसे पहले आपको यही दिखा दिया कि कॉपी में कैसे यूज होता है, ठीक है। तो अभी हम इन 4 एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं चीजों को, ठीक है। तो ध्यान सुनो। सबसे पहली बात होती है कंटेंट। तो मेंस के लिए एक बेसिक लेवल का कंटेंट आपके पास होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक लेवल पे जब वैल्यू एडिशन का तड़का लगता है, ठीक है, बेसिक लेवल ऑफ नोट्स पे जब वैल्यू एडिशन का तड़का लगता है, तब जाके मेंस का जो आंसर होता है ना, वो इनरिच्ड होता है। मेंस आंसर जो है वो इनरिच्ड होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो एक बेस लेवल का कंटेंट तो हमको बनाना ही पड़ेगा अपने मेंस के लिए। वो कैसे बनाएंगे अभी बात करता हूं। दूसरी बात, बेस लेवल का कंटेंट होता क्या है? मतलब क्या कि क्या मैं किसी 100 पेज की किताब को 10 पेज में कंटेंट में कवर कर देता हूँ, लेट्स से कंसाइज कर देता हूँ। मतलब क्या, अगेन मैं बोलता हूँ, मेरे पास कोई 100 पेज का कंटेंट मिला और मैं उसको 10 पेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या वो नोट मेकिंग है? नहीं, वो नोट मेकिंग नहीं है, आपने बस उसको छोटा कर दिया, सिंपल, बस। नोट मेकिंग जो भी आप बेस नोट, अपना बेस जो नोट बना रहे हो ना, बेस नोट मीन्स के लिए, उसका भी कुछ स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क होना चाहिए। आप ऐसे हवा में नहीं बना सकते, किसी भी बुक को पकड़ा और उसको 10 पेज में कन्वर्ट कर दिया पढ़ के 3 बार, तो वो स्ट्रक्चर नहीं है, राइट? अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, तो सही समय पे सही चीज रिकॉल नहीं होगी आपको, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, तो फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी काम नहीं करेगी, ठीक है। मसल मेमोरी में अच्छे से वो घुसेगा नहीं, ताकि रिकॉल और रिप्रोड्यूस हो पाए। तो हम जो बेस लेवल का जो कंटेंट है ना, उसको भी स्ट्रक्चर्ड या कुछ फ्रेमवर्क बेसिस पे बनाने की कोशिश करेंगे, राइट? ऐसे नहीं कि मतलब हमने बस कुछ भी कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम अपने नोट्स को ना कंसोलिडेट करेंगे। आपने सुना होगा कि कंसोलिडेशन क्या होता है, नोट्स को कंसोलिडेट करना होता है। वो उसको आज हम ढंग से समझने वाले हैं कि कंसोलिडेशन का अच्छा मतलब होता क्या है। बेस लेवल के नोट्स को बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, फ्रेमवर्क के साथ बनाने के बाद उसको कंसोलिडेट करने कैसे कैसे करना है, वो भी हम सीखेंगे। और उसका पीरियोडिक एनरिचमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। तो ये चारों स्टेप सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके 5वें स्टेप में अपने नोट्स को अपनी कॉपी में रिफ्लेक्ट करा पाओगे। बहुत सीधी सी बात है। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं, ठीक है। तो जो मेंस का जो बेस लेवल का कंटेंट बनेगा, वो कैसे बनेगा? सिलेबस, पीवाईक्यूज और करंट अफेयर्स के थ्रू बनेगा, ये बात याद रखना। और ये मैं तब बोल रहा हूं कि जब अगर आप बहुत बिगनर हो, जैसे अगर बहुत बिगनर हो, तो मैं ये समझ रहा हूं कि आपने एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक को एक राउंड फिनिश कर लिया है, ठीक है। एकदम तुम खाली बैठे हुए यहाँ पे नहीं आ गए कि आज ही से मैं सिलेबस उठा के, पीवाईक्यूज उठा के और करंट अफेयर्स कर लूंगा। एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी जो भी जरूरी है, प्लस स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। एक एक राउंड पढ़ा हुआ कम से कम होना चाहिए। ज्यादा बार पढ़ा तो और अच्छी बात है, कम से कम एक राउंड तो पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। किसी ने लिखा दैट्स व्हाई दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग, राइट? समबडी इज रिटन। हाँ, तो यही है कि मेंस का कंटेंट बनाने से पहले थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए अपने डू वी हैव टू मेक नोट्स फॉर स्टैंडर्ड बुक, कुछ नहीं बनाना अभी, ठीक है। अभी बस आप ध्यान से सुनो मेरी बात। तो एनसीईआरटीज
आप और स्टैंडर्ड बुक करके आए हो, इतना मैं समझ रहा हूं। अब हम आ रहे हैं मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंस के नोट्स, बेस नोट्स कैसे बनेंगे? सिलेबस, पीवाईक्यूज और करंट अफेयर्स, ये तीनों मिला के ही आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज क्या होता है कि आपको हाई प्रायोरिटी एरिया दे देता है, हाई प्रायोरिटी एरिया दे देता है, जहां से आपको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 80% टाइम यहाँ देके 20% टाइम यहाँ देके 80% ऑफ चीजों को हिट कर सकते हो पीवाईक्यूज के थ्रू। बट पीवाईक्यूज से पूरा सिलेबस कवर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ज्योग्राफी में मीन्स में कुछ 80 से 100 सवाल आए होंगे पिछले 12 सालों में, ठीक है, जो कि बहुत सारी थीम्स रिपीटेड होंगी। और ऐसा भी पूरा ऐसा भी पूरा अ, यकीन हो सकता है आपको कि जो भी आया होगा ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस से सारे क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, ठीक है। बट आपको तो ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है, इसीलिए आपको एक बार एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक करके आना है, राइट। उसके बाद आपको सिलेबस, पीवाईक्यूज और करंट अफेयर्स के बेस पे अपना बेसिक नोट्स रेडी करना है, ठीक है। अब बेसिक नोट्स का स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए वो हम समझते हैं, ठीक है। तो उसको समझने से पहले एक बार ये समझ लो कि सिलेबस और पीवाईक्यूज और करंट अफेयर्स का यूज करके कैसे हम नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, उसको जरा समझ लो कि बेस नोट्स बनाने के लिए हमको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पूरे सब्जेक्ट जो है ना, जीएस 1 2 3 4 को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दिए। इस सारे सब्जेक्ट्स को ना आप 3 चीजों में डिवाइड करो। पहला क्या कि जो हाईली स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, हाईली स्टैटिक सब्जेक्ट्स, हाईली स्टैटिक का मतलब ये हो गया हिस्ट्री हो गया और आपका ज्योग्राफी हो गया। अब हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। तो ये सारी चीजें आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। दूसरी बात, एक सब्जेक्ट होता है जो स्टैटिक तो होता ही है, बट उसके अंदर कुछ कुछ थीमेटिक इश्यूज चलते रहते हैं। थीमेटिक इश्यूज का मतलब क्या है मेरा, कि सब्जेक्ट स्टैटिक भी है, थोड़ा डायनेमिक भी है। थीमेटिक इश्यूज मतलब क्या, कि जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर गवर्नर का इशू 5 साल पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। सेंट्रल स्टेट का झगड़ा 5 साल पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। गवर्नेंस के अंदर ई गवर्नेंस 5 साल पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आज भी कुछ नया हो रहा है। तो देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जहां पे स्टैटिक प्लस थीमेटिक इश्यूज चलते रहते हैं, ठीक है। और देयर आर सब्जेक्ट्स व्हिच आर हाईली डायनेमिक। हाईली डायनेमिक, हाईली डायनेमिक मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आईआर चेंज हो रहा है जो भी, राइट। इन्वायरमेंट, आप देखोगे इसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं। they are certain thematic issues but these are highly dynamic, right, highly dynamic। तो सबसे पहले तो आप अपना ये दिमाग में डाल के रखो कि पूरे जो सब्जेक्ट्स है ना, जीएस 1 2 3 4 मिला के, दे आर सर्टेन सब्जेक्ट्स व्हिच आर हाईली स्टैटिक, दे आर सर्टेन सब्जेक्ट्स व्हिच आर डायनेमिक। इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक भी है, थोड़ा थीमेटिक इश्यूज भी इसमें चलते रहते हैं और कुछ कुछ नया भी आते रहता है। प्लस दे आर सर्टेन सब्जेक्ट्स व्हिच आर हाईली डायनेमिक, मतलब वो चेंज होते ही रहेंगे, राइट। और उसमें क्वेश्चन भी बहुत, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, नया क्वेश्चन आता है उसको, राइट। तो दिस इज हाउ फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो एक बेस नोट हम कैसे बनाएं इन सारे सब्जेक्ट्स का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसको ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। लेट मी जूम इन फॉर यू। जीएस 1 है, ठीक है, जीएस 1। लेट्स से जीएस 1, लेट मी गेट द मैजिक पेन। हाँ, दिस इज द मैजिक पेन। ये है जीएस पेन, जीएस 1। अब जीएस 1 के तुम्हारे हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब हिस्ट्री के अंदर यू हैव लॉट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडवर्ल्ड, ठीक है, मॉडर्न, आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आ गए। तो अब ये हाईली स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके हाईली स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इनका बेस नोट कैसे बनाओगे? बेस नोट कैसे बनाओगे? पीवाईक्यू का यूज करके बनाओगे कि जितने 12 साल में पीवाईक्यूज आए हैं उनके ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। प्लस पीवाईक्यू आपको हाई प्रायोरिटी एरिया ही देगा, ये बात याद रखना कि पीवाईक्यू आपको हाई प्रायोरिटी एरिया ही देगा। बट आपको तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है हिस्ट्री का, तो वो कैसे करोगे? तो उसको करने के लिए आप किसी भी कोचिंग का पिछले 2 साल का सेक्शनल टेस्ट ऑफ हिस्ट्री उठा के उसके मॉडल आंसर्स को पढ़ सकते हो और उनसे नोट्स बना सकते हो। इससे आपका सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्लस हाई प्रायोरिटी एरियाज मिलके मेरा बेस नोट बन गया किसका? हिस्ट्री का। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आ रही है? लेट मी जस्ट आस्क यू, समझ में आ रही है इतनी बात? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी एक मिस करोगे ट्रैक पूरा, आपके ट्रैक से पूरा आउट आउट हो जाओगे आप।
कैन यू जस्ट राइट येस और नो? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, ओके। बहुत ध्यान से सुना कि हिस्ट्री क्या है अपना, स्टैटिक है। तो हिस्ट्री के हम पीवाईक्यूज करेंगे 12 साल के, उस पे नोट्स बनाएंगे, बट पीवाईक्यूज हमको हाई प्रायोरिटी एरिया ही देगा। तो हमको तो पूरे हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना है, तो हम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 2 साल के सेक्शनल पेपर्स पढ़ लेंगे। सेक्शनल पेपर्स मतलब जिसमें बस हिस्ट्री के ही सवाल हो, तो उससे मेरा सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा। और सेम वी विल डू विथ फॉर व्हाट, ज्योग्राफी। ठीक है, सेम वी विल डू फॉर ज्योग्राफी। मैं आपको बुक पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको मॉडल आंसर्स पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों? क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो, ठीक है, और जब मेंस का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब मेंस का क्वेश्चन आता है, जब आप बुक पढ़ते हो और जब मेंस का क्वेश्चन आता है, तो आपको अपने दिमाग में एक लेवल की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है उस मेंस के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, बट अगर आप मॉडल आंसर पढ़ते हो ना, मॉडल आंसर पढ़ते हो मेंस के लिए और मॉडल आंसर्स के थ्रू अपने सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हो, तो जो एक लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है ना, वो एलिमिनेट हो जाती है और आप डायरेक्ट मॉडल आंसर से रिकॉल करके अपने आंसर कॉपी में रिप्रोड्यूस कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। तो जो लोग इश्यू कहते हैं ना कि मेरे को स्पीड का इश्यू आ रहा है, अभी तक तुमने किताब से ही पढ़ा है, तो तुम किताब से पढ़ोगे तो तुमको एक लेवल ऑफ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग में तुम्हारा टाइम जाएगा, स्पीड कम होगी, रिकॉल वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो दैट इज वाई व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको मॉडल आंसर्स के लिए, मॉडल आंसर्स के थ्रू मैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री ऐसे हो जाएगा, ज्योग्राफी ऐसे हो जाएगा। सोसाइटी अगर आप देखोगे तो पीवाईक्यूज करोगे। ठीक है, पीवाईक्यूज करोगे हाई प्रायोरिटी एरियाज के लिए। दूसरा, सेक्शनल टेस्ट लगाओगे 2 साल के किसी भी कोचिंग के। ठीक है, जिससे आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा सारे टॉपिक्स का। उसके बाद आप करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें थीमेटिक इश्यूज भी आते हैं, प्लस कुछ कुछ नई चीजें भी आते हैं। ठीक है, सर्टेन न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन के साथ माइग्रेशन का क्वेश्चन पूछ दिया, अब उसके रिलेटेड कोई आपकी रिपोर्ट आई होगी तभी वो ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पे एल्डरली का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो पूछ रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो चेंज होती जा रही हैं। तो सोसाइटी के अंदर भी एक थोड़ा डायनेमिक एस्पेक्ट होता है, इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? तो ये जो एस्पेक्ट है सोसाइटी के लिए भी चलेगा, पॉलिटी के लिए भी चलेगा, गवर्नेंस के लिए भी चलेगा, इकोनॉमी के लिए भी चलेगा, एग्रीकल्चर के लिए भी चलेगा। यानी कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये जो तरीका था इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए चलेगा। ठीक है, पॉलिटी में भी आपको हाई प्रायोरिटी एरियाज मिल जाएगा पीवाईक्यू से, पिछले 2 साल के मॉडल आंसर्स से आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा पूरे सिलेबस का, प्लस करंट अफेयर से आपको प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपका गेम अभी तक मेरे साथ चल रहा है। अगर आप कहीं स्किप हो गए हो तो आप छूट चुके हो। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का भी गेम सेम चलने वाला है, पीवाईक्यूज प्लस सेक्शनल प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, यहां पे जो भी आप देख रहे हो सब्जेक्ट्स, GS2 और GS3 के मिला के, सोशल जस्टिस, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट डिजास्टर, इंटरनेशनल रिलेशंस, दीज आर हाईली डायनेमिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, डायनेमिक है ये काफी। तो इनके आप पीवाईक्यूज करो टू अंडरस्टैंड द हाई प्रायोरिटी एरियाज, टू अंडरस्टैंड द हाई प्रायोरिटी एरियाज। इनके आपको मॉडल आंसर जाके नहीं पढ़ने की जरूरत है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पुराने, और आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ो बेस्ड ऑन द हाई प्रायोरिटी एरिया। जो भी हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं उनके थीम्स को पकड़ के उन्हीं के बेसिस पे आप करंट अफेयर्स अगर तैयार करते होगे तब भी आपका काम चलेगा। वो किसके किसके लिए चल सकता है? सोशल जस्टिस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, साइंस एंड टेक के लिए और इन्वायरमेंट और डिजास्टर के लिए। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप 2 साल पहले के क्वेश्चन पढ़ रहे हो किसी भी कोचिंग के मॉडल आंसर के, आज पूरा डायनामिक चेंज हो चुका है, क्वेश्चन वहां से नहीं आने वाला, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। इसलिए आपको पीवाईक्यूज प्लस करंट अफेयर लगाना। ठीक है, पीवाईक्यूज और करंट अफेयर आपको साइंस एंड टेक में भी लगाना है, इन्वायरमेंट में भी लगाना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने GS1, 2 और 3 समझ लिया। GS4 में देखेंगे कि GS4 में आपका पूरा पेपर 3 चीज में डिवाइड होता है। पहला क्या? 10 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, 3 आपके कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन और आपकी 6 केस स्टडी। ठीक है, ठीक है, तो इन 3 चीजों में डिवाइड होता है। अगर आप देखोगे कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आप पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझे हुए चाहिए और आपके पास क्लास नोट्स होने चाहिए या बेसिक नोट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो वो प्लस पीवाईक्यूज, ठीक है, प्लस टॉपर्स कॉपी, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर का ज्यादा रोल है नहीं, तो प्लस टॉपर्स कॉपी से आप वैल्यू एडिशन, नए एग्जांपल्स और ये सारी चीजें उठा सकते हो। तो आप GS4 के लिए ये करने वाले हो और केस स्टडी के लिए भी आप पीवाईक्यूज लगाओ, टॉपर्स कॉपी देखो कैसे वो एड्रेस कर रहे हैं और अपने लिए फ्रेमवर्क जनरेट करो। फ्रेमवर्क कैसे जनरेट करते हैं ये किसी और वेबिनार का स्कोप होगा, इस वेबिनार में काफी बड़ा हो जाएगा।
तो यू अंडरस्टूड कि बेसिक कंटेंट हम कैसे बनाएंगे, बेस लेवल ऑफ कंटेंट कैसे बनाएंगे अपने मेंस के लिए, कि जिसके बिना अगर आप मेंस में जा रहे हो तो आप इसके ऊपर ही काम करना है आपको। आपको अगर कंटेंट पे काम करना है तो पहले ये बेस लेवल वाला कंटेंट बनाना है, उसके बाद हम कुछ और काम करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर पीवाईक्यूज पे नोट्स बना रहे हो या कोई भी मॉडल आंसर लेके सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके नोट्स बना रहे हो, तो उसका स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए वो समझते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पीवाईक्यू को आपको कैसे देखना है? माइक्रो थीमेटिक वे ऑफ नोट्स बनाना है, यानी कि सिलेबस को आपको देखना है कैसे? पीवाईक्यूज के लेंस से। दिस इज पीवाईक्यू और ये लेंस बना हुआ है, तब आपको माइक्रो थीम्स मिलेंगी। अब आपको माइक्रो थीम्स पे नोट्स बनाना है, वो कैसे बनाना है अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा बेसिक नोट्स बनाने का, बेस नोट्स बनाने का क्या स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो हमारे पास एक टॉपिक था क्या? ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। ये हमारे सिलेबस GS1 का टॉपिक है, GS1 9 नंबर। ठीक है, ये सिलेबस लाइन का 9 नंबर। और ग्लोबलाइजेशन हमारी एक माइक्रो थीम भी है, जिसपे पिछले 12 साल में इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके। ठीक है, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? एक बार मुझे बताओ, कोई तो मुझे मैसेज कर रहा है कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। इज द स्क्रीन विजिबल प्रॉपर्ली? माय ऑडियो वीडियो सारा क्लियर है? समबडी हु कैन टेल मी? ओके, रामकृष्ण को स्क्रीन दिख रही है, बाकी लोगों को अगर नहीं दिख रही तो प्लीज अपना रिफ्रेश कर लो एक बार। राइट, ठीक है, बहुत ध्यान से जुड़े रहना मेरे साथ। तो अपने बेस नोट को बनाने का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो बेस नोट्स को आप कभी बनाओगे ना, माइक्रो थीमेटिकली बनाओ। और हमारी माइक्रो थीम की जो पीडीएफ है वो आई थिंक सबके पास अभी तक तो हो गई होगी। आई जस्ट शो यू कि माइक्रो थीम की बुकलेट क्या है। ये हमारे माइक्रो थीम की बुकलेट, राइट, जहाँ पे दिस इज समथिंग कि हर एक सिलेबस लाइन को हमने पीवाईक्यूज के लेंस से देख के माइक्रो थीम पे हम अराइव हुए हैं। राइट, माइक्रो थीम पे अराइव हुए हैं। अब इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हर एक माइक्रो थीम पे, हर एक माइक्रो थीम के सामने पीवाईक्यूज हैं, और इनका 12 साल का जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है ना, 12 साल में जितने भी क्वेश्चन आए 2013 से लेकर 2024 तक, वो सारा इसके सामने। ठीक है, समझते हैं कि बेस नोट का क्या, बेस नोट का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए बनाने का। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ग्लोबलाइजेशन हमारी माइक्रो थीम है, ग्लोबलाइजेशन पे ये इतने सारे क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं पिछले 12 सालों में। ठीक है, 2013 से लेकर 2024 तक। 2013 हम क्यों लेते हैं? 2013 से पैटर्न चेंज हुआ। ठीक है, तो अगर मुझे इस पे नोट्स बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए ना, इनको, इनकी डिमांड को तोड़ के मैं, इनको डिमांड को तोड़ के मैं अलग अलग डिमांड वाइज इनको सेग्रीगेट कर लूँ। ठीक है, तो अगर आप दूसरे स्लाइड में देखोगे तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, और ग्लोबलाइजेशन में हर एक क्वेश्चन को मैंने डिमांड वाइज तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखोगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एल्डरली, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एल्डरली और मेजर्स टू एड्रेस द नेगेटिव इंपैक्ट। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन आया था कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल, क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एज्ड पॉपुलेशन, तो इसको मैंने तोड़ के डिमांड वाइज ऐसे कर दिया। सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन, लोकल आइडेंटिटी और ग्लोबल आइडेंटिटी, क्या आर वी लूजिंग लोकल, आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी डिस्कस? इस क्वेश्चन के लिए मैंने अगेन यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया हुआ। एक यहाँ पे रहा लॉस ऑफ लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी, लोकल आइडेंटिटी स्टिल प्रिजर्व। इस दोनों डायमेंशन पे आपको नोट बनाने हैं। ठीक, तो मैंने ऐसे सारे क्वेश्चंस को क्या किया, ब्रेक करके यहाँ पे डिमांड वाइज तोड़ के लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि इन डिमांड्स में क्या ओवरलैपिंग्स है, इन डिमांड्स में क्या ओवरलैपिंग्स है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो एक तो ये रही एल्डरलीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक आपका ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट ऑन वुमेन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एक आपका एल्डरलीज पे पूछा हुआ है, वुमेन पे पूछा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इस पे पूछा, कल्चरल डाइवर्सिटी पे पूछा हुआ है। तो अगर आप देखोगे ना, तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, जितने भी ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने ब्रेक किया हुआ है, इन सबके लिए ये जो इसके अंदर जो 10 डिमांड्स है, इनको आप केवल 3 डिमांड्स के अंदर ही मैनेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस घूम-घूम के डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनके कंटेंट सेम होने वाले हैं। राइट? अगर आप ये देखोगे तो वुमेन पे ये क्वेश्चन है, और अगेन दूसरा क्वेश्चन भी वुमेन पे था। तो ये जो 6 आपके लिस्ट से डिमांड्स हैं, इनको आप टोटल 3 के ही अंदर एड्रेस कर सकते हो कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, तो नोट्स कैसे बनेंगे कि आपको इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर सबको पहले डिमांड वाइज ब्रेक करना है। ठीक है,
डिमांड वाइज ब्रेक करने के बाद आपको सब थीम वाइज सेग्रीगेशन करना है, देखना कि ओके ग्लोबलाइजेशन क्रॉस एल्डरली पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, वुमेन पे 2 क्वेश्चन आया हुआ है, क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी पे 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, क्रॉस टेक्नोलॉजी यानी कि रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन स्प्रेडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट को एड्रेस करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो 4 चीज हमारी पीवाईक्यूज में पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन माइक्रो थीम पे। ठीक है, और ये जो पूरा जो हमारे पास आई थिंक मोर देन 20 डिमांड्स होगा, इसको आप विद इन 10 में कन्वर्ट करके सारा कुछ एड्रेस कर सकते हैं, राइट। यानी कि अगर आपको ग्लोबलाइजेशन पे नोट्स बनाना है तो आपको इनकी ओवरलैपिंग्स को कट शॉर्ट करके जो भी 20 से अबव है उनको कट शॉर्ट करके विद इन 10 में आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना पाओगे, और आपको पता होगा कि ग्लोबलाइजेशन पे एल्डरली पे आ चुका है, ग्लोबलाइजेशन पे वुमेन के साथ क्वेश्चन आ चुका है, कल्चरल डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आ चुका है और टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स में कुछ भी नया आया, कुछ भी नया एंगल आया ग्लोबलाइजेशन के साथ किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट डिसेबल्स पे क्या पड़ा है, सो दैट बिकम्स न्यू टॉपिक फॉर यू टू प्रिपेयर, और वो आप अपने करंट अफेयर से कैसे ऐड करोगे उसको हम बाद में बात करेंगे। पहले तो आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई कि कोई भी आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, माइक्रो थीमेटिकली, पहली बात। ठीक है, आप हर एक माइक्रो थीम पे अपने नोट बनाओगे। नोट्स को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन को डिमांड वाइज ब्रेक करोगे। ठीक है, डिमांड वाइज ब्रेक करोगे, डिमांड वाइज ब्रेक करने के बाद आप ओवरलैपिंग्स यहाँ से हटाओगे, ओवरलैपिंग्स हटाने के बाद आपको क्या मिलेंगी, जो भी सेपरेट डिमांड्स होंगी, अलग अलग डिफरेंट डिमांड, डिस्टिंक्ट डिमांड्स होंगी, वो आपको मिल जाएंगी जो कि 10 के अंदर होंगी। 10 के अंदर यानी कि ये 4 मेजर सब थीम्स हैं जिनके अंदर अगर आप 2-2 3-3 डिमांड डिस्कस करते हो तो लगभग 10 के आसपास बन जाती हैं, और वो अगर आपको ग्लोबलाइजेशन पे नोट्स बना रहे हो तो इन 10 डिमांड का होना आपके नोट्स में बहुत जरूरी है। इसमें से कुछ भी मिस होता है तो आपका नोट्स रेडी नहीं है। पहली बात, इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो हम साथ चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखो कि मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 डिमांड ना सिमिलर ही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 4 डिमांड ये सिमिलर ही हैं। तो अगर आप देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट कर रहा है कल्चरल होमोजेनाइजेशन को। कल्चरल होमोजेनाइजेशन मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जो है अब मिक्स होकर सेम ही हो गए, तो कल्चरल लॉस हो रहा है एक तरीके से, कल्चरल लॉस हो रहा है। तो कल्चरल लॉस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लेट्स से लोकल लैंग्वेज लॉस लॉस हो रही है बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप देखोगे तो हाँ, अगर आप देखोगे तो जॉइंट फैमिली का, पहले जो जॉइंट फैमिली का कल्चर था हमारा, वो लॉस होकर डिक्लाइन पे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कल्चरल लॉस हो रहा है हमारा। बट ग्लोबलाइजेशन जो है हमारे कल्चरल स्पेसिफिटीज को स्ट्रेंथन भी कर रहा है, मतलब हमारी कुछ कुछ कल्चर जो है ना स्ट्रेंथन भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आवर फेस्टिवल्स लाइक दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन व्हाइट हाउस। ठीक है, व्हाइट हाउस में सेलिब्रेट हो रहा है। छठ पूजा इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन लंदन, थेम्स रिवर के पास। ठीक है, ये आप न्यूज में देखना। तो हमारे कुछ कुछ कल्चरल स्पेसिफिटीज क्या है, स्ट्रेंथन भी हो रही है। ठीक है, तो ये आप डिमांड समझ पाओगे। अगेन अगर आप इसको भी देखो, लॉस ऑफ लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी, क्या लॉस हो रहा है हमारी लोकल आइडेंटिटी का। तो लोकल आइडेंटिटी अगर आप देखोगे, लोकल आइडेंटिटी तो कुछ लोकल आइडेंटिटी के ऐसे फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आर लेट्स से लैंग्वेज। अगेन तो हमारा जो लोकल लैंग्वेज है वो लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ इंग्लिश। अगेन ऊपर वाली बात हमने की, बट हमने लोकल आइडेंटिटी कुछ प्रिजर्व भी कर दी है, फॉर एग्जांपल योगा, मेडिटेशन, और जो इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रेंथन भी हो रहे हैं। तो अगेन अगर आप देखोगे तो ये डिमांड और ये डिमांड ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है। तो कंटेंट अगर आप दोनों के लिए एक जगह प्रिपेयर करके रखते हो ना, कंटेंट अगर आप दोनों के लिए एक जगह प्रिपेयर करते हो तो दोनों जगह काम आएगा। सेम वे दिस थ्रेटनिंग डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, मतलब कल्चर को एक तरीके से थ्रेटन कर रहा है, डाइवर्सिटी को कर रहा है, बट प्रमोट भी कर रहा है। कैसे कैसे ट्राइबल कल्चर्स, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, दे आर बीइंग सोल्ड एंड इन वर्ल्ड मार्केट्स। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पा रहा है वो। तो अगर आप देखो अगेन ये सेम चीज, ये चारों डिमांड सेम। तो आपको हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए ऐसे क्या करना पड़ेगा, उसको डिमांड वाइज ब्रेक करके ओवरलैपिंग को हटाना है, और ओवरलैपिंग को हटाने के बाद आपको 10 डिमांड पे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और आपको एक बात और याद रखनी है कि हमारे पास क्वेश्चन इन 4 सब थीम्स पे आ रहा है, माइक्रो थीम्स के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की डिफिनीशन रेडी कर लेने से, आप इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की डिफिनीशन देख के अगर आगे बढ़ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको अपने इंट्रोडक्शन को यूनिक करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, कंटेक्चुअल बनाने के लिए आपको ग्लोबलाइजेशन क्रॉस एल्डरली का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो आपको मैं ये कहूंगा कि 10 डिमांड पे आपने डायमेंशंस अपने बनाए, प्लस इन 4 सब थीम्स पे आप ढंग के इंट्रोडक्शंस भी रेडी करो अलग अलग, ताकि
आप सेम इंट्रोडक्शन जो है ग्लोबलाइजेशन का चारों में टेप रहे हो, जबकि क्वेश्चन की कोर डिमांड बार-बार अलग होके आ रही हैं, तो आपको नंबर उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो फॉर मी इफ आई हैव टू प्रिपेयर नोट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आई वुड डू इज इसके ओवरलैपिंग्स हटाऊंगा और इन 4 पे इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करूंगा। दिस इज माय जॉब, राइट? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं फूड प्रोसेसिंग का। ठीक है, अब ये जीएस3 से मैंने उठाया है, जीएस3 से उठाया है। अब जीएस3 में फूड प्रोसेसिंग है। अब फूड प्रोसेसिंग आपका माइक्रो थीम हुआ। अब इस पे इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने हैं ये? 3 और 2 5 क्वेश्चन आए पिछले 5 साल। सबको हमने क्या किया? डिमांड वाइज ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ठीक है, मैं इसको जूम इन कर देता हूं थोड़ा। हमने डिमांड वाइज सेग्रीगेशन कर दिया। तो अगर आप देखोगे अगेन चैलेंजेस ऑफ एफपीआई पूछ रहा है, पॉलिसीज टेकन बाय गवर्नमेंट पूछ रहा है, लिमिटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज प्लस वे अहेड पूछ रहा है एक क्वेश्चन। एक में स्कोप और सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, अगेन चैलेंजेस पूछ रहा है एफपीआई, जो कि यहाँ अगेन पूछा हुआ था। अपॉर्चुनिटीज पूछ रहा है एफपीआई का, तो स्कोप और अपॉर्चुनिटी तो सेम ही बात हो गई। ठीक है, रोल इन इंक्रीजिंग फार्मर, तो सिग्निफिकेंस क्या है एफपीआई का? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? कि ये फार्मर की इनकम को बढ़ा सकता है, पहला सिग्निफिकेंस है। वेस्ट को मिनिमाइज कर सकता है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ा सकता है। तो उसमें से एक एस्पेक्ट था फार्मर की इनकम को बढ़ा सकता है, तो उसी पे तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप देख रहे हो तो यूपीएससी क्या करता है? या तो किसी ब्रॉडर क्वेश्चन में प्रिसाइज होके किसी एक डायमेंशन पे क्वेश्चन बना देता है, यहां से अब आपको डील करना होगा, या अल्टरनेटिव थीम से क्वेश्चन पूछ देगा किसी। ठीक है, तो अल्टरनेटिव थीम्स, यहाँ कुछ कुछ थीम्स आई हुई हैं, सब थीम्स जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, या इसके अल्टरनेट में कुछ न्यूज में आ गया तो बन सकता है। अल्टरनेटिव थीम्स आपको कहाँ मिलेगी? न्यूज में मिलेगी। ठीक है, प्लस इनके अंदर के डायमेंशंस आपको रिसर्च करके मिलेंगे, एक्सपेक्टर कंटेंट या जो भी है आप गूगल सर्च करके पढ़ते हो या मॉडर्न सोर्स से पढ़ते हो वो। गेटिंग माय पॉइंट? फिर से बताता हूँ, यूपीएससी क्या करता है, या तो किसी टॉपिक पे अगर 4 डायमेंशंस हैं तो तीन ही एक डायमेंशंस के डीप डाउन जाके क्वेश्चन बना देगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा सिग्निफिकेंस वाले में, या अल्टरनेटिव डायमेंशंस पे क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव का गेम यहाँ सेट होता है अगर अल्टरनेटिव डायमेंशन आता है तो। एफपीआई क्रॉस फ्रॉम फार्मर, एफपीआई क्रॉस ई कॉमर्स, दो है बना हुआ है। और अगर डीप डाउन जाएगा तो उसके अंदर ही आपको अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखना पड़ेगा, राइट? अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या इशू आ रहा है एफबीआई का, वो पूछा है। अगेन ये वन ऑफ द चैलेंजेस होगा, जो चैलेंजेस यहाँ पे पूछा हुआ और जो चैलेंजेस यहाँ पे पूछा हुआ है उसका वन ऑफ द चैलेंजेस क्या है? मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो चैलेंजेस अगर आप नोट कर रहे हो तो ये वाला डायमेंशन आपको पीवाईक्यू से ही मिल जा रहा है कि इस पे भी लिख लो, अपने नोट बना लो, इसके भी 4-4 पॉइंट्स, 5-5 पॉइंट्स आप ढूंढ के लिख पाओ, राइट? उसके बाद रोल ऑफ ई कॉमर्स पूछ रहा है। ठीक है, पुअर एक्सेप्टेंस क्यों है स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स का? क्यों? क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड नहीं है, क्रेडिट नहीं है। ठीक है, मैन पावर ढंग का नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, तो बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से पुअर एक्सेप्टेंस है। और कैसे अगेन फार्मर का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ा सकता है ये, तो अगेन ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। तो अगर आप देखोगे ना तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे अगर आपको नोट बनाना है तो हाई प्रायोरिटी एरियाज आपको कहाँ से मिलेगा? पीवाईक्यू से मिलेगा। अब पीवाईक्यूज का नोट कैसे बनाओगे? इनको सबको डिमांड्स को ओवरलैपिंग हटाओगे, इसके अंदर की ओवरलैपिंग हटाओगे। ठीक है, ओवरलैपिंग हटाओगे और इन डिमांड्स के बेसिस पे अपने डायमेंशंस रेडी करोगे हर डिमांड्स पे, और इन पे आप क्या करोगे? इंट्रोडक्शंस बनाओगे अलग अलग लेवल के। ठीक है, और कोई अल्टरनेट डायमेंशन आपको करंट अफेयर्स में मिल रहा है तो करंट अफेयर्स से कवरेज होगा, और पीवाईक्यू से हाई प्रायोरिटी एरियाज कवरेज होगा, प्लस कोई भी स्टैटिक पार्ट रह गया वो आपका पिछले 2 साल के मॉडल आंसर्स के साथ किसी भी कोचिंग के पिछले 2 साल के मॉडल आंसर्स से वो कवर हो, राइट? समझ में आ रही इतनी बात? अगेन हम एक और एग्जांपल देखते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ दिस इज पॉलिटी का है। हमने जीएस1 देख लिया, जीएस2 देख लिया, अब हम जीएस3 देख रहे हैं कि ये पॉलिटी का है। लोकल डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस हियरिन। इसके अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक माइक्रो थीम है और इसमें इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगेन मैंने क्वेश्चंस को क्या किया, इस लेवल पे डिमांड वाइज ब्रेक किया। तो अगर आप पाओगे यहाँ पे टोटल 24 डिमांड्स है, टोटल 24 डिमांड्स है, और टोटल 24 डिमांड्स बाद में जाके 8 डिमांड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कैसे ओवरलैपिंग हटेगी अभी मैं दिखाता हूँ। और आप सब थीम पाओगे कि हमेशा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रॉस गवर्नेंस पे पूछेगा, या तो वुमेन पे पूछेगा, या तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रॉस इश्यूज ऑफ 3 एप्स। कभी फाइनेंस का इशू पूछ लिया, कभी मैन पावर का इशू पूछ लिया, या कभी फंक्शनैलिटी का इशू पूछ लिया, राइट? अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं डिमांड 1, बहुत ध्यान से देखना,
क्वेश्चन आया हुआ है क्या, चैलेंजेस बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंप्रूविंग गवर्नेंस, क्रॉस गवर्नेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस क्या लाया, मेजर्स करो सजेस्ट, लोकल बॉडीज का अगेन गवर्नेंस में पूछा हुआ है, प्रोज एंड कॉन्स बताओ, ठीक है। अगेन लिमिटेड इंपैक्ट ऑफ वुमेन, वुमेन का एंगल ले आया यहाँ पे, ठीक है। रिलक्टेंट ऑफ स्टेट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज फंक्शनिंग, यानी कि 3F में से एक F का इशू आ गया यहाँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज और सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि 3F में से एक F का अगेन फाइनेंस वाला इशू आ गया यहाँ, ठीक है। पंचायत समिति और पंचायत इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस नहीं हो पाई, यानी कि अगेन पंचायती का गवर्नेंस के साथ आ गया, ठीक है। रोल ऑफ फंड फंक्शन फंक्शन तीनों का इशू एक साथ पूछ दिया, ठीक है। अगेन डिसेंट्रलाइजेशन पॉजिटिव चेंज ला रहा है ग्रास रूट लेवल पे, अगेन गवर्नेंस का गेम पूछ लिया। तो अगर आप जब तक पूरे क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इस पे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनको डिमांड वाइज ब्रेक नहीं करोगे, डिमांड में ओवरलैपिंग्स नहीं हटाओगे, ओवरलैपिंग हटाने के बाद जो डिमांड्स बची उन पे कॉम्प्रिहेंसिव नोट चाहिए, और इन तीन सब थीम्स पे मुझे अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शंस में ढूंढ के अपने आंसर में नोट करूंगा, ठीक है। अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शंस में अपने नोट्स में इंट्रोड्यूस करूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन आता है अलग कोड डिमांड के साथ और आप हमेशा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट लिख के आते हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लिख के आते हो, तो नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अपने इंट्रोडक्शंस को बेटर करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिसर्च ऑन दिस थिंग। गेटिंग माय पॉइंट, इतनी बात समझ में आई। तो अगर आप देखोगे तो ये जो लोकल सेल माइक्रो थीम है, इस पे सब थीम्स हमारे 3 बने, इस पे 3 पे मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए, और ये हमारी 8 डिमांड बनी जिस पे मुझे नोट्स चाहिए ढंग के। तो तब जाके मेरा पीवाईक्यू का जो भी मेरा नोट्स बन रहा है ना, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बन रहा है, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी है। इतनी बात समझ में आई किसी को, ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेट मी नो। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? सर लास्ट में ये फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर दीजिएगा। अरे पहले तुमको फ्लो चार्ट ही चाहिए, ठीक है। विकास को समझ नहीं आई, क्या नहीं समझ में आया विकास तुम्हें? विकास तुम्हारा क्वेश्चन हम बाद में ले लेंगे, जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया हम वेबिनार के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, उसमें आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि कैसे हमने क्या समझा अभी तक, कि हमने कंटेंट के लिए समझा। मैं फिर से आता हूं आपको, जो भी लोग ट्रैक से बाहर चले गए, हमने ये समझा कि कंटेंट जरूरी है। कंटेंट हमने कहां से बनाएंगे, सिलेबस, पीवाईक्यूज और करंट अफेयर से। सिलेबस हमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देगा, जिसके लिए मॉडल आंसर्स का यूज करेंगे 2 इयर्स का। पीवाईक्यूज हमें हाई प्रायोरिटी एरियाज देगा, इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहीं से माइक्रो थीम्स मिलेंगी मेरे को, और करंट अफेयर से जो नई चीज आ रही है वो हम वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये आके समझा क्या, कि 3 तरीके के सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, एक बहुत स्टैटिक होता है, एक स्टैटिक प्लस डायनेमिक होता है, प्लस एक हाईली डायनेमिक होता है। सबकी तैयारी अलग है, हमने यहाँ से देख लिया। उसके बाद हमने अपने जो बेस नोट्स बनाने की तो तैयारी जो थी हमारी, हम बेस लेवल के नोट्स कैसे बनाएंगे, ऐसे रैंडम नहीं बना देंगे कुछ भी बैठ के, कि लाओ कोई बुक पढ़ा और 100 पेज की बुक को 10 पेज में कन्वर्ट कर दिया और मेरे नोट्स बन गए। नहीं, हम नोट्स को बनाएंगे कैसे, माइक्रो थीमेटिकली बनाएंगे। माइक्रो थीमेटिकली बनाने के लिए हमने सारे डिमांड्स को में ओवरलैपिंग्स को हटाया, और हमने क्या किया, जो भी डिस्टिंक्ट डिमांड्स हैं उनके लिए डायमेंशंस को हमने रेडी किए। उसके बाद जो सब थीम्स हैं उनके लिए अलग अलग टाइप का इंट्रोडक्शन रेडी किया, ठीक है। और इसके 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे, ठीक है। अब हम समझेंगे कि हमको बेस नोट बनाना अब आ गया, बेस लेवल नोट का हमको सोर्सेस पता चल गया, हमको बेस नोट लेवल को स्ट्रक्चर करना अब तक समझ में आ गया, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या होगा वो समझ में आ गया। अब हमको समझना है कि कंसोलिडेशन हम कैसे करेंगे, कंसोलिडेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम समझते हैं। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आप देखोगे जीएस 1 2 3 4 में ना, जीएस 1 2 3 4 में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बीच में बहुत तगड़ी ओवरलैपिंग, ठीक है। टॉपर नहीं, टॉपिक्स ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बीच में बहुत तगड़ी ओवरलैपिंग चल रही। अब हमको, जब आप माइक्रो थीम वाइज नोट्स बनाते हो तो ऑलरेडी आप एक लेवल पे कंसोलिडेशन कर चुके होते हो, आप इतने स्ट्रक्चर्ड होते हो कि आपका फर्स्ट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन जो है, फर्स्ट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन यहीं से हो जाता है, ओवरलैपिंग्स हटा के, और प्रिसाइज कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन और कंसोलिडेशन यहीं से हो जाता है। बट नेक्स्ट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन अनलॉक करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
नेक्स्ट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन को अनलॉक करने के लिए अब हमको समझना पड़ेगा कि जो GS1, GS2, GS3 और GS4 में जितने भी ओवरलैपिंग्स हैं टॉपिक्स की, वो भी हम एक साथ अगर कर लें तो हमें और मजा आ जाए। ठीक है, तो कंटेंट हमें और ज्यादा रिकॉल होगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम अब अक्रॉस पेपर्स कैसे कंसोलिडेशन कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप, राइट। तो एक टॉपिक उठाएंगे, उसका एग्जांपल देखिए समझ पाएंगे, राइट। ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि अगर हमको लेट्स से वुमेन एक टॉपिक है, उस पे अपने नोट्स को हमको कंसोलिडेट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी माइक्रो थीम होंगी जिनके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन वुमेन का एंगल आया जरूर होगा। तो पहले तो हमको वो सारी माइक्रो थीम्स टारगेट करनी पड़ेंगी जिनके अंदर वुमेन का एक एक एंगल आया हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि वो सारी माइक्रो थीम्स जिनके अंदर वुमेन के क्वेश्चन थे, सबको हम और सबके लिए हमने एक एक डायमेंशन पे नोट्स बनाए हुए थे, बेसिक लेवल के स्ट्रक्चर करके, जो हमने सेकंड स्टेप में सीखा। अब हम क्या करेंगे, इन सारे डायमेंशन के नोट्स को एक जगह लाके कंसोलिडेट कर देंगे। वो कैसे होगा उसको देखते हैं, राइट। अब आप देखोगे कि कौन कौन सी ऐसी माइक्रो थीम्स हैं जो GS1 में जो वुमेन पे फोकस्ड है। तो अगर आपको मैं दिखा पाऊं तो स्क्रीन को मैं जूम करता हूं। अब आप देखो, ये दोनों मैं मॉडर्न हिस्ट्री से निकाल के ला रहा हूं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से निकाल के ला रहा हूं, GS1 की मैं बात कर रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में वुमेन का क्वेश्चन आया हुआ है कि वुमेन का क्वेश्चन क्या था सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट के टाइम पे, और मेजर इश्यूज और डिबेट्स क्या थे। दैट इज वन एस्पेक्ट, वन टॉपिक हमको यहाँ से मिला, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म माइक्रो थीम के अंदर हमको एक एंगल वुमेन का यहाँ मिल गया। दूसरा माइक्रो थीम इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर एंड कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपसे डिस्कस रोल ऑफ वुमेन पूछा है इन फ्रीडम स्ट्रगल, एक एंगल वुमेन का यहां से मिल गया। दूसरा ग्लोबलाइजेशन वाला सोसाइटी पे अभी जो हमने डिस्कस किया था कि वुमेन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, निगेटिव और पॉजिटिव, और वुमेन क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से माइग्रेशन बढ़ा है वुमेन्स का, और कैसे फैमिली में पर्सनल लाइफ, पर्सनल फ्रीडम कैसे इंपैक्ट हुई है, और फैमिली के साथ रिलेशन कैसे इंपैक्ट हुआ है, वो हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन भी एक ऐसी माइक्रो थीम है जो भी वो वुमेन का एंगल अपने अंदर लेके चलता है, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन एक माइक्रो थीम हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर दो माइक्रो थीम हो गई, राइट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटर्स के अंदर। उसके बाद आप देखोगे तो अगेन सोसाइटी के अंदर आप देखोगे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज एक माइक्रो थीम है जिसके अंदर वो एडवर्स सेक्स रेशियो ऑफ ट्राइबल वुमेन पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात हो चुकी है ट्राइब्स में, तो ये पूरा कैटर करता है। अगेन आप देखोगे सोसाइटी के अंदर वुमेन एंड एसोसिएटेड इशू का पूरा एक कॉलम ही है, पूरी माइक्रो थीम ही है। तो एक तो पूरी माइक्रो थीम ही हो गई वुमेन के अंदर। दूसरा बहुत सारी माइक्रो थीम्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर वुमेन्स का क्या है, एक एंगल है, राइट, एक एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर पाएंगे? बहुत ईजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो थीम पीडीएफ आपके पास अगर हो और आप माइक्रो थीम को पढ़ते हुए सारे पीआईक्यूज एनालाइज कर रहे हो, तो आपको वो माइक्रो थीम मिल जाएगी जिसपे वुमेन्स का एंगल आ रहा है, राइट। तो GS1 में ये सारी माइक्रो थीम्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री में और सोसाइटी में जहाँ पे वुमेन का एंगल कैटर किया जा रहा है, ज्योग्राफी के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद GS2 में अगर आप देखोगे तो अगेन वुमेन का एंगल कहाँ कहाँ आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले में, ठीक है, कैसे वुमेन को ये एम्पावर करता है। वो अगर आप देखोगे रिजर्वेशन ऑफ वुमेन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। केस लॉस जो पहली लाइन है सिलेबस की GS2 की, उसके अंदर अगर देखोगे जेंडर जस्टिस की बात की हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजन है जो जेंडर जस्टिस के, वुमेन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो यहाँ पूछा हुआ है। सिविल सोसाइटी पे वुमेन का क्या, देखो सिविल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन इन फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। अगेन सिविल सोसाइटी में भी एक वुमेन का एंगल आ रहा है, जुडिशरी में वुमेन का एंगल आ रहा है अगर आप देखो, ठीक है। स्टैच्यूटरी बॉडीज में वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का एंगल आ रहा है, ठीक है। एसएचजीज में वुमेन का एंगल आया हुआ है अगर आप देखो तो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे चलाता है, और वेलफेयर स्कीम्स में वुमेन का एंगल आया हुआ है। तो GS2 में अगर आपको देखना है वुमेन का एंगल किसमें आया हुआ है, तो आपको ये माइक्रो थीम्स मिल जाएगी जिसपे वुमेन्स का एंगल आया हुआ है। GS3 में आपको कहाँ मिलेगा, जेंडर बस्टिंग में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वुमेन का एंगल, और मोनेटाइज्ड और केयर इकोनॉमी में आपको वुमेन का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाइड एथिक्स में आपको GS4 देखोगे तो GS4 में आपको जेंडर आइडेंटिटी, अप्लाइड एथिक्स पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, और टीचिंग्स फ्रॉम ग्रेट लीडर्स, सावित्रीबाई फुले पे क्वेश्चन आया, वुमेन ग्रेट लीडर्स पे क्वेश्चन आया हुआ। तो अगर आपने जो सेकंड लेवल ऑफ नोट्स बनाया था, सेकंड लेवल स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया था, आई विल शो यू दिस,
इस लेवल का नोट्स आप हर एक माइक्रो थीम पे टारगेट करके बना रहे थे, अगर नेक्स्ट लेवल पे अगर आप सारे वुमेन वाले जो भी माइक्रो थीम्स बेसिस पे आपने नोट्स बनाया उसको अगर एक जगह कंसोलिडेट कर देते हो, तो आपका जो नोट्स है ऑन वुमेन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा। वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा। आप इस नोट्स का यूज़ करके ऐसे भी लिख सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? आप इसका नोट्स का यूज़ करके ऐसे भी लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है कि कंसोलिडेशन कैसे होता है? कैन यू गाइस लेट्स से कैन यू गाइस अंडरस्टैंड? कैन यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? गाइस हेलो? यू कैन जस्ट से येस और नो, ठीक है? तो फर्स्ट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन हमारा माइक्रो थीम से ही हो जा रहा था, बेस नोट्स हमारे। सेकंड लेवल ऑफ हम डिफरेंट पेपर के बीच में क्या ओवरलैपिंग्स आ रही है उनको हम एक जगह कर रहे हैं ताकि हमारा कंसोलिडेशन कुछ टॉपिक्स का इतना तगड़ा हो जाए कि हम अक्रॉस पेपर कई सारे डायमेंशन जनरेट कर पाए, राइट? अक्रॉस पेपर्स कई सारे डायमेंशन जनरेट कर पाए, राइट? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जीएस 1 और जीएस 3 में बहुत ओवरलैपिंग है। अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी का एक पार्ट है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो और साइक्लोन। तो साइक्लोन और ये सब पे क्वेश्चन इधर अगर ज्योग्राफी में आया हुआ है, आप देखो इन सब पे आपने नोट्स बनाया। और अगर आप देखोगे जीएस 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में अगेन अर्थक्वेक पे क्वेश्चन आया हुआ है, लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आया, सुनामी, अर्बन फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, ठीक है? ये सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या आप नेक्स्ट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन बिटवीन पेपर्स कर सकते हो? ठीक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन बिटवीन पेपर्स कर सकते हो। ये वन स्टेप प्रोसेस है, ठीक है? उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगेन ज्योग्राफी में अगर आप देख रहे हो ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है? वर्ल्ड, साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक माइक्रो थीम है एनर्जी, जहां पे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी की बात हो रही है और इसके रीजन बताओ फॉर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड, राइट? या यहाँ पे पूछ रहा है आपसे एटॉमिक एनर्जी पे क्वेश्चन आया हुआ एनर्जी में, राइट? कि फॉसिल फ्यूल की स्कैर्सिटी की वजह से सिग्निफिकेंस बताओ एटॉमिक एनर्जी का क्या हो सकता है और हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कि ज्योग्राफी में एनर्जी का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। सेम इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पे आपको देखो एनर्जी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट? न्यूक्लियर एनर्जी, कि इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ रहा है और न्यूक्लियर एनर्जी पे यहाँ पे ये रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे पूछ रहा है और सिग्निफिकेंस पे पूछ रहा है। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स, तो ये दोनों डायमेंशंस को मिला के आपके नोट्स क्या एटॉमिक एनर्जी पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो जाएंगे? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस स्ट्रक्चरिंग हमने माइक्रो थीमेटिक वे ऑफ नोट मेकिंग के थ्रू एड्रेस किया और सेकेंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चरिंग जो है कंसोलिडेशन जो है हम थ्रू आउट द पेपर में जो भी टॉपिक्स ओवरलैप हो रहे हैं या एक साथ जैसे हैं उनको हम एक जगह करके अपने नोट्स को कंसोलिडेट करें, राइट? अगेन आप देखो यहाँ पे और भी सारी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स की बात चल रही है जो कि कन्वेंशनल एनर्जी को प्रॉब्लम्स को एलिवेट करें। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी आप पाओगे कि ओके दे आर आस्किंग अबाउट व्हाट रिजर्व ऑफ शेल गैस एंड ऑयल गैस दीज आर डिप्लीटिंग, राइट? तो दे आर आस्किंग अबाउट इट और यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे वो रिसोर्स अवेलेबिलिटी की ज़्यादा बात करते हैं ज्योग्राफी में। तो नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप इन दोनों को ऐसे साथ में रख के एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स अपने नोट्स को बेटर कंसोलिडेट कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये तो रहा थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, राइट? तो अब हम यहाँ पे आ गए फोर्थ स्टेप पे। तो फोर्थ स्टेप पे जाने से पहले मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कंटेंट हमने पहले डिसाइड किया कि हम कैसे बनाएंगे मींस का पीवाईक्यूज के थ्रू, सिलेबस के थ्रू और करंट अफेयर्स के थ्रू। पीवाईक्यूज हमें हाई प्रायोरिटी देगा, सिलेबस हमें आपका क्या देगा? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देगा, हमको मॉडल आंसर्स के थ्रू करेंगे और करंट अफेयर्स हमें नई चीजों को ऐड कराएगा, ठीक है? बट हम क्या ये सारी चीजों को उठा के ऐसे बस 100 पेज की किताब को उठा के 10 पेज में कन्वर्ट कर दे? नहीं, हमको माइक्रो थीमेटिकली करना पड़ेगा ताकि हमारा क्या रहे? नोट्स स्ट्रक्चर्ड रहे। तो हमने माइक्रो थीमेटिकली अपने नोट्स को स्ट्रक्चर करने का तरीका सीखा सेकंड लेवल पे हर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है? अब उसके एक लेवल ऊपर जाके थर्ड स्टेज में हमने डिफरेंट लिस्ट से सब्जेक्ट डिफरेंट जीएस पेपर्स के बीच में ओवरलैपिंग्स को पकड़ा और सबको एक जगह कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है? ठीक है, डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स को हमने पकड़ा और हमने जाके एक जगह कंसोलिडेट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं
कि ये तो जो सारा काम अभी तक हमने किया था, ये सारी चीज़ें हमने पास जो यूपीएससी क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो सिलेबस है उसके बेसिस पे किया। हमने प्री एनालिसिस किया, ठीक है? अब जो चीज़ें नई चल रही हैं उसका भी हमें पीरियोडिक एनरिचमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यूपीएससी में आपको पता है करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है, राइट? बहुत वेटेज है। तो आपको अगर पीरियोडिक एनरिचमेंट आपने नहीं किया, तो आप वैसे ही समझ लो गेम से आउट हो, ठीक है? और पीरियोडिक एनरिचमेंट कैसे करना है? वो ऐसे करना है कि ऑलरेडी आपके पास एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्ड नोट्स ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं कि आप करंट अफेयर की बुकलेट उठाते हो 100 पेज की, उसको भी 10 पेज में कन्वर्ट करके हर महीने की आपने टोटल जैसे 10 महीने का 100 पेज में कन्वर्ट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब क्या, हर एक महीने की 10 पेज में थी, आपने क्या किया? उसको 10 पेज में कन्वर्ट किया पढ़ के, ठीक है? अब 10 पेज को कर दिया तो इंटू 10 महीने की कितने पेज में हो जाएगी? 100 पेज में हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं करना है, राइट? आपको हर एक जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो उसको अपने पुराने माइक्रो थीम्स के साथ और नए डायमेंशन के साथ वहीं ले जाके जोड़ना है। गेटिंग माय पॉइंट? आपको जो आपने नोट्स सेकंड और थर्ड लेवल पे कंसोलिडेट किए थे, वहीं जाके आपको अपने पीरियोडिक एनरिचमेंट करना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है? तो अब एनरिचमेंट 2 तरीके से होता है, ये बात जान जाओ। एनरिचमेंट जो है वो 2 तरीके से होता है। हम अपने वेबिनार क्लास स्टेज पे हैं और ये आप समझ जाओ कि एनरिचमेंट 2 तरीके से होता है। पहला, आप स्टैटिक में एनरिच कर रहे होते हो चीज़ों को, और दूसरा करंट अफेयर से एनरिच कर रहे होते हो। तो अगर आपको अपने स्टैटिक और थीमेटिक पोर्शन को एनरिच करना है, यू कैन यूज़ आवर एक्स फैक्टर नोट्स फॉर दैट, ठीक है? हमारे एक्स फैक्टर नोट्स हैं, आपको यहाँ पे आई थिंक सब नेट पे अवेलेबल है और सारी चीज़ें मार्केट में भी अवेलेबल है, और शायद इस लिंक इस वेबिनार के बाद आपको शायद ड्राइव भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा वो सारी चीज़ें। तो यू कैन यूज़ एक्स फैक्टर नोट्स फॉर वैल्यू एडिशन फॉर दिस थिंग, ठीक है? और अगर आपको करंट अफेयर्स का करना है ना वैल्यू एडिशन, सो यू हैव टू यूज़ आवर बर्निंग इश्यू मैगज़ीन व्हिच इज़ आवर न्यू इनोवेशन, ठीक है? बर्निंग इश्यू मैगज़ीन। एक बार मैं आपको बर्निंग इश्यू मैगज़ीन दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि किसी भी टॉपिक का, एक सेकंड, कि किसी भी टॉपिक का 360 डिग्री रेलेवेंस अगर समझना है, जैसे मान लो कि एडल्टरेटेड ऑफरिंग्स हैं, तो इसका जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में और जीएस 4 में क्या ओवरलैपिंग्स हो सकते हैं, इस बर्निंग इश्यू में करके हमने दिखाया हुआ, राइट? अगेन अगर आप देखोगे तो नोबेल प्राइज पे जीएस 1 में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जीएस 2 में क्या आ सकता है, जीएस 3 में कैसे आ सकता है, जीएस 4 में कैसे आ सकता है, ये सारा चीज हमने करके इसको आपको बताया। सो अक्रॉस द पेपर ओवरलैपिंग्स अगर आपको पढ़नी है, तो यू हैव टू यूज आर व्हाट बर्निंग इश्यू मैगज़ीन, राइट? और अगर आपको पीरियोडिक एनरिचमेंट करना है अपना स्टैटिक और थीमेटिक सब्जेक्ट्स का, तो यू कैन यूज आवर एक्सपेक्टेड नोट, जो कि बहुत बढ़िया से बना हुआ है, यू कैन यूज इट, राइट? आशीष इज सेइंग ऑडियो माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल, so is it audible or not? Please confirm, guys. Am I audible? Yes, sir, Okay. you're audible. So this is what we have to do through periodic enrichment. Again, so this is how, this is our burning issue magazine, this is our new innovation. सितंबर से हमने लॉन्च किया है, सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला सेशन आ चुका है, दिसंबर वाला रिलीज होने वाला है, राइट? दिस इज व्हाट यू कैन डू नाउ। मैं आपको फिर से दिस वाज द एंड ऑफ आवर वेबिनार, और मैं आपको फिर से समराइज करता हूँ कि हमने आज सीखा क्या। कि आपको अगर मीन्स निकालना है, इफ यू हैव टू क्लियर मीन्स, राइट, तो आपकी नोट मेकिंग और आपकी आंसर राइटिंग स्किल दोनों बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है? आंसर राइटिंग स्किल पे हमने पहले ही बात की है, इसलिए हम आज नोट मेकिंग की बात की है। नोट मेकिंग में आपको कंटेंट चाहिए होगा, तो कंटेंट कैसे आप लेके आओगे वो हमने बात की। कंटेंट को कैसे स्ट्रक्चर करोगे और फ्रेमवर्क के साथ, वो हमने सीखा। और थर्ड हमने सीखा कि अक्रॉस सब्जेक्ट्स, अक्रॉस पेपर्स आप कैसे ओवरलैप्स को एक साथ कंसोलिडेट करोगे, वो हमने सीखा। और फोर्थ हमने क्या सीखा कि हम पीरियोडिक एनरिचमेंट कैसे कर सकते हैं। और पीरियोडिक एनरिचमेंट भी हम ऑलरेडी जो थर्ड लेवल ऑफ अपना कंसोलिडेशन किए होंगे, उसी में जाके हमको पीरियोडिक एनरिचमेंट करना है, हमको अलग से नहीं करना, राइट? तब जाके आपका नोट जो है अनिमेश के लेवल पे आ जाएगा, और तब आप अपने स्ट्रक्चर्ड नोट्स को जब बेटर रिवाइज करोगे कई बार, तो आपको बेटर रिकॉल होगा, और जब रिकॉल होगा तो आपके आंसर्स कॉपी में रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है? और जब वो रिप्रोड्यूस होगा तो आपके कॉपी में कंटेंट बेटर होगा, ठीक है? और तब जाके यू विल बी स्कोरिंग मोर मार्क्स, राइट? सो अगर आपको लगता है कि यू डोंट हैव एनी गाइडेंस, ठीक है, और आप सही पाथ पे नहीं जा रहे, या आप मल्टीपल मीन्स देख के नहीं निकाल पाए हो,
तो आप अपनी कॉपी हमें इस QR कोड के थ्रू भेज सकते हो या अपने नोट्स हमें भेज सकते हो। तो अगर आप सीरियस इनफ होगे तो हम आपको कॉल ज़रूर करेंगे, राइट? और आपको एक क्लियर स्ट्रैटेजी दे पाएँगे कि आपको इम्प्रूव कैसे करना है अपने नोट मेकिंग प्रोसेस में और अपने आंसर राइटिंग प्रोसेस में, ताकि आप मेंस को क्लियर कर पाओ विथ 800 प्लस मार्क्स। If you have to come in top 50 rank, you have to bring 800 plus marks in the mains. So this is it from my side.